हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे हम कर रहे हैं क्लास 8 में एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग बुक है, बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन को, अगर यहाँ सही से दिखाई दे रहा है तो। वैसे लिखा हुआ है यहाँ, तो देखिए क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल where the discount given by 20%। अरुण जो है मार्केट से जहाँ सेल लगी हुई थी पेयर ऑफ स्केट्स लेके आया। स्केट्स होते हैं ना, पहिए वाले जो होते हैं चलते हैं, तो स्केट्स लेकर गया वेयर द डिस्काउंट गिवन बाय 20%। इसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा था? 20% का डिस्काउंट था। ध्यान रखना, डिस्काउंट और टैक्स अलग अलग है दोनों। इफ द अमाउंट ही पेज ₹1600 फाइंड द मार्क प्राइस। अब यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन, जो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, उससे वहाँ पर हमें क्या था, मार्क प्राइस दे रखा होता था और हम उसका डिस्काउंट या सेल टैक्स उस पर निकाल लेते थे। यहाँ पर हमें मार्क प्राइस फाइंड करना है, यानी यहाँ हमें मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो इसका हम जो है पहले हम इसको मान करके चलेंगे, हम सपोज करके चलेंगे कि मार्क प्राइस जो है हमने x मान लिया। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। इसका सॉल्यूशन में यहां पर हमें मानना है फाइंड द मार्क प्राइस। हम लिखेंगे लेट द मार्क प्राइस, एमपी लिख दे रहा हूं मैं, लेट द मार्क प्राइस ऑफ इसके स्केट्स, लेट द मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू ₹X। ये मान के चलते कि भाई उनका जो मार्क प्राइस X रुपीज है। अब उसमें हम लेंगे डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट जो दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। ये डिस्काउंट दिया हुआ है। अब इसको मैं रुपीज में चेंज करूंगा, तो डिस्काउंट किसका? डिस्काउंट मार्क प्राइस का लगता है हमेशा। ठीक है ना, डिस्काउंट है या हमारे पास सेल टैक्स वगैरह कोई भी मार्क प्राइस मिलेगा। यहाँ मार्क प्राइस हमारा x है, तो 20% ऑफ x होगा। तो किसको कैसे लिखेंगे? 20/100 मल्टीप्लाई बाई x। ये हो जाएगा, ये रुपीज बनेंगे। ये डिस्काउंट परसेंटेज में है, यहाँ रुपीज नहीं मालूम, रुपीज बनाने के लिए इसको ऐसे सॉल्व करा जाता है। 20% हटाने के लिए अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई x। अब यहाँ इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर 20 का टेबल आता तो ठीक है, नहीं तो 10 से कर दो, 10 2 जा 20 और 10 10 जा 100, फिर 2 से कर दें, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो यानी हमारे पास कितना आ गया? रुपीज बन गए हमारे, ये x है ना, x अपॉन 5, रुपीज x अपॉन 5। ये क्या हुआ? इतना डिस्काउंट दिया, इतना डिस्काउंट मिला उसे, जबकि उसका मार्क प्राइस क्या था? x रुपीज था। तो x रुपीज पे उसको डिस्काउंट ही मिल गया। तो यानी अगर x रुपीज मार्क प्राइस था और इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस दुकानदार ने कितने में बेचा होगा उसको? तो सेलिंग प्राइस हम निकाल लें इसका। सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट जब होता है तो जो मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस होता है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। यही क्या था ना, डिस्काउंट जो मार्क प्राइस होता है उसमें से डिस्काउंट को हमने माइनस कर देना है, तो यानी वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी उसकी। अब मैं इसको करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 5, 1 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 5x और माइनस 5 से डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 की x में करी x आ गया। ठीक है, 5x माइनस x अपॉन 5। तो यानी हमारे पास, इसको आगे यहाँ कर लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस आ गई हमारी, सेलिंग प्राइस हमारा बन गया कितना देगा? 5x माइनस x, 5x माइनस x, x मतलब 1x, तो 4x अपॉन 5, 4x
अपॉन 5, इसको रुपीज है ना, ये रुपीज में आया, तो रुपीज 4x अपॉन में 5, ये उसका सेलिंग प्राइस आया, किसका, इस कैट्स का। अब जब दुकानदार ने बेचा है तो अरुण ने तो खरीदा होगा ना, तो अरुण के लिए बॉट, अरुण के लिए तो ये हमारा क्या हुआ, उसने खरीदा है इसको जो है, तो अरुण के लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ ही है, उसने इतने में खरीदा था, लेकिन दुकानदार ने इसको बेचा, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा ये अरुण के लिए क्या होगा, ये हमारा सीपी होगा, यानी इतने में वो खरीदेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या किया, अरुण ने कितने में खरीदा, इफ द अमाउंट ही पेज रुपीज 1600, यहाँ पर तो कह रहा है कि 1600 रुपीज उसने जो है पे करा, जबकि हमें यहाँ मार्क प्राइस नहीं मालूम था, और जब हम मार्क प्राइस एक्स लेके चल रहे हैं तो हमें क्या पता लगा, उसने खरीदा कितने में, 4x अपॉन 5 रुपीज में। तो वजह ये भी खरीदने का है उसका रेट, और ये भी उसे खरीदने का रेट है, तो हम दोनों रेटों को इक्वल रख देंगे। ये समझ में आया, ये खरीदना क्या है, हालांकि सेलिंग प्राइस है, दुकानदार के द्वारा बेचा गया, ठीक है। तो यानी उसने जो है, अरुण ने उसको इतने में खरीदा, इसको यहाँ लिख देते हैं, वैसे एक ही बात है, सेलिंग प्राइस इतना आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ मैं कहता हूँ अरुण बॉट इतने। अब ये भी हमारा सीपी हुआ क्योंकि अरुण ने खरीदा है, ठीक। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, और मैं इसको ऐसे करता हूँ तुम लोगों को दिक्कत ना हो, मैं लिखता हूँ और अरुण बॉट इन रुपीज 4x अपॉन 5, अरुण बॉट इन 4x अपॉन 5, इतने रुपए में बेचा, उस खरीदा, और बेचा किसने, दुकानदार ने। अब ये भी अरुण ने खरीदा है इस रेट में, और यहाँ भी इसने इस रेट पे खरीदा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको दोनों को इक्वल रख सकते हैं, यानी 4x क्या रहेगा, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600। ये समझ में आया नहीं आया, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600। ये अरुण ने खरीदा है 1600 रुपए में, जबकि उसको मार्क प्राइस नहीं मालूम था, और अगर हम मार्क प्राइस x लेके चलते हैं तो अरुण ने खरीदा उसको इस रुपीज में, 4x अपॉन 5 रुपीज में, तो ये भी अरुण के द्वारा खरीदा गया, ये भी अरुण द्वारा खरीदा गया, तो हम दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे, ठीक, इक्वल रख दिया। तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले मैं यहाँ 4x है, तो 4x इज इक्वल टू, ये पढ़ा ना कि 5 जो है यहाँ डिवाइड में है, और डिवाइड जो है इज इक्वल टू इधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 5, पता नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू के दो साइड जो होती हैं। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने मार्क प्राइस निकालना है, हमने x माना है, तो x इज इक्वल टू, अभी 4 की x में हो रही है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 5 अपॉन में 4, ये अपॉन में आ गया, इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ से कैंसिल करो, 4 4 जा 16, और 2 0 आगे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ना 5 4 जा 20 और 2000, ठीक है। x की वैल्यू, और x हमने क्या माना था, लेट द मार्क प्राइस, उसने मार्क प्राइस पूछा था, तो हमारा आंसर यहाँ क्या लिखेंगे, इस आंसर को यहाँ लिखेंगे, मार्क प्राइस ऑफ क्या थे वो, स्कैट्स, कितना आया हमारा, रुपीज, ये कितना आया, 2000, ये हमारा आंसर। इस तरीके से मार्क प्राइस, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पर हमें मार्क प्राइस फाइंड करना होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना उस तरीके से है, जैसे पहले हमने x मान लिया, x का हमने ये निकाल लिया डिस्काउंट 20%, अब डिस्काउंट निकालते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कैसे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस करके आता है, माइनस करा तो 4x अपॉन 5 आ गया, ये सेलिंग प्राइस है, दुकानदार ने बेचा, खरीदा किसने, अरुण ने, तो यानी अरुण के लिए ये
कॉस्ट प्राइस हुआ, एक तरीके से समझो, है ना। अरुण ने इतने में खरीदा, अब एकदम एक्स लेके चल रहे हैं तो अरुण ने इतने में खरीदा, और क्वेश्चन में वो कहता है कि अरुण ने खरीदा है 1600 का, तो इन दोनों की खरीदने की वैल्यू है, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। अब इक्वल रखने यहाँ पर देखो, जो अपॉन में होता है ना, ये 5 अपॉन में, जब इसको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ रह गया 4x, अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, अब 4 की x में हो रही है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को जब इक्वल टू के इस साइड लाते हैं तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक। तो इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा 2000, यानी उसका मार्क प्राइस जो था वो 2000 था। इसी प्रकार से देखो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन देखो, मैं इसमें वो बता रहा हूँ, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, चैप्टर 7 वही चल रहा है, एक्सरसाइज 7.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे किताब अपने बाहर रख के जरूर क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपने बुक में भी देख लेना है, ठीक है, साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। ये बता था ना, वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो है, ये भी टैक्स है, ठीक है ना, जैसे सेल टैक्स है ऐसी प्रकार का ये टैक्स है, ऐसे जीएसटी होता है। अब वो कहता है कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा, कितना खरीदा, 5,400 रुपीज का, और उसमें 8% वैट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5,400 जो है, इसमें मार्क प्राइस इसका और प्लस 8% वैट इसमें प्लस हो रखा है। तो कहता है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, यानी जब उसमें वैट को जोड़ा गया उससे पहले उस हेयर ड्रायर का क्या रेट रहा होगा, क्या प्राइस रहा होगा, ये है आंसर क्वेश्चन। समझ में आया कि एक हेयर ड्रायर खरीदा गया, उसको हमें खरीदा 5,400 में। अब इसे हेयर जो रेट उसने दिया, हमने जो प्राइस दिया है, उसमें 8% वैट भी था, यानी टैक्स भी उसमें जुड़ा हुआ है इसी में 5,400 में। तो अब वो कहता है कि हमें वो प्राइस बताना है जो वैट के जुड़ने से पहले रहा होगा। यानी सीधी सी बात यह है कि हमें ये बताना है कि उसका मार्क प्राइस क्या था, ये कहने का मतलब है। मार्क प्राइस में तो फिर टैक्स लगता है, और टैक्स लग के वो जुड़ जाता है, तो वो ये आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देख लो कैसे करें। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, तो हम मान लेंगे लेट द प्राइस of hair dryer, let the price of hair dryer before VAT is equal to ₹X। हमने ये मान लिया, हम मान के चल रहे हैं कि उसमें जो है वैट जो लगा उससे पहले जो है, बिफोर वैट से लगने से पहले उस हेयर ड्रायर का रेट हमारा X रुपीज हम मान के चलें, ठीक है। अब इसमें वो कहता है कि जो रेट दे रखा है, इस रेट में 8% वैट भी है, तो पहले अब हम उसको छोड़ देंगे, 5,400 क्या है, हम तो इसको लेके चलेंगे भी X रुपीज हमारा शुरू में रहा होगा वैट जुड़ने से पहले। तो इसका मतलब अब वैट जो जुड़ा हुआ इसमें लगा हुआ है X रुपीज में, तो हम यहाँ लिखेंगे वैट, कितना था वैट, वो है 8%। अभी 8% किसका, X का, ठीक है ना। तो ये हो गया 8/100 इंटू X। ये परसेंटेज में रहता है, इसको हम रुपीज में बदलते हैं, क्योंकि हमें रुपीज मालूम होने चाहिए ना, उसी में हम प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, 4 से किया 25, अभी कैंसिल होगा नहीं, तो हमारे पास ये रुपीज आ गए। अब वैट का जो रुपीज है वो, यानी कितना टैक्स लगा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की X में, तो 2X हो गया, और अपॉन में 25, ये हमारे पास वैट आ गया। ये भी वैट लिखा है, ये परसेंटेज में है, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज में, ये वैट आ गया। अब बच्चे अभी हम इसको नहीं देख रहे, हम अपने इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भाई हमारे पास X रुपीज है,
वैट से पहले। अब वैट लग गया उसमें 2x अपॉन 25 रुपीज़, तो अब उसका रेट क्या हो जाता है, वैट मतलब टैक्स, तो इससे पहले भी क्या था सेल टैक्स, यहाँ पर वैट है। तो हम जो हमारा जो रेट है जिसको मार्क प्राइस कहते हैं, उसमें हम इसको प्लस करेंगे, वही तो उसका वैट लगने के बाद वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर आफ्टर वैट। हेयर ड्रायर का रेट प्राइस जो है आफ्टर वैट, वैट लगने के बाद कितना हो जाएगा, कितना था शुरू में x था और इसमें इतना वैट लग गया, शुरू में x था और उसमें लग गया 2x अपॉन 25 रुपीज वैट लग गया। तो अब इसको हम प्लस करेंगे, टैक्स हमेशा प्लस होंगे, ये 25 एलसीएम आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 25x आ जाएगा और यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 25, इसको थोड़ा सा थोड़ा नीचे कर दीजिए, ध्यान दिखाई नहीं, ये जो है इसको करना यही है। हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले गया 25, तो यहाँ पर आ गया 25x और यहाँ पे क्या आएगा 2x। ठीक है, इसका मतलब उसका जो प्राइस जो है आफ्टर वैट लगने के बाद कितना हो गया, 27x अपॉन 25 के रुपीज आ गए, इतने रुपीज हो गया। उसका जो रेट है 27x अपॉन 25 रुपीज। ठीक है, ये क्या है रेट, ये आया प्राइस ऑफ हेयर आफ्टर वैट, यानी वैट लगने के बाद, या मैं इसको दूं प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट, इसको ऐसे लिख देते हैं आफ्टर वैट से इंक्लूडिंग वैट, ये वर्ड भी उसमें भी आ रहा है ना, तो यहाँ कर देते हैं इंक्लूडिंग, ये ऐसे से जाएगा, वो भी ठीक था, पर यहाँ में इंक्लूडिंग वर्ड यहाँ तो पता लग जाएगा। तो पेयर प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट, तो इंक्लूडिंग वैट में हमारा क्या आ गया, इसका रेट जो आ गया 27x अपॉन 25, और ये रेट तो आया x लेके, और उसने हमें कितना दिया है 5400 इंक्लूडिंग वैट, ये भी इंक्लूडिंग वैट है, ये भी इंक्लूडिंग वैट आया, तो मैं दोनों को इक्वल रख देंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। ये समझ लेना ध्यान से, तो दोनों को इक्वल क्यों रखा बच्चे, यहाँ पर हम प्राइस x लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट, वैट इंक्लूड करने पर इतना आया, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 5400, ये इंक्लूडिंग वैट है, 8% वैट जो लिया था। ठीक है, तो दोनों जो रेट आ रहे हैं इंक्लूडिंग वैट के आ रहे हैं, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब इसे सॉल्व कर, उसी तरीके से सॉल्व करा जाएगा। अभी जो पहले क्वेश्चन किया है, पहले क्या करेंगे, डिवाइड को इधर ले जाओ, 27x, तो डिवाइड किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में, एक मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो अब x भी हमारा ये तो ऐसे ही रहेगा इंटू 25, और ये 27x इसमें मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में बदल जाता है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो x की निकालनी, क्योंकि उसने पूछा ना फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, तो हम मान के चले लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट x रुपीज, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको देखें, ये हमारा 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, और ये 2 0 लग गई, फिर 3 से कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, यहाँ करेंगे 3 2 जा 6 और 200 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अब इसकी में मल्टीप्लाई करें, नीचे तो 1 रहेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 55,000, यानी हमारे पास क्या है 2 0 लगा दी, इतने रुपीज ये हमारे पास x की वैल्यू आई, और x हमने क्या माना था, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, यहाँ लिखेंगे द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर
शेयर बिफोर वैट, बिफोर वैट कितना है, एक्स माना था, एक्स की वैल्यू हमारी आई है ₹5000 आंसर। यानी पहले जो उसका रेट था वो था 5000, उसके बाद उसमें 8% वैट लगा तो रेट हो गया 5400। तो उसने हमारे से पूछा था कि उस पहले क्या रेट रहा होगा शुरू में, तो आ गया 5000। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ही कंप्लीट हो जाता है। अब इसका एक क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें, इसको भी कर लेते हैं। मुझे किताब सामने होनी चाहिए, तुम्हारी किताब को सामने रखें, क्योंकि क्वेश्चन मैंने यहाँ इसमें लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है उसमें हमारे। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ये जो क्वेश्चन है ना इंक्लूडिंग टैक्स वाले, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसको जो है सही से अपने आप लोगों ने समझना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया जो अभी इससे पहले हमने किया है। यानी कोई आर्टिकल परचेज किया गया, वो खरीदा गया 1239 रुपीज में, जबकि उसमें GST भी इंक्लूड है। अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, वैट इंक्लूड था, इसमें GST ये भी टैक्स होता है, और उसमें टैक्स है 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है। ठीक है, देखिए तो हम फिर वही मान के चलेंगे पहले। ठीक है, हम मानेंगे लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, let the price of an article before GST, पूरा लिखेंगे, before GST इज इक्वल टू क्या मान लिया, ₹X मान लिया। ठीक है, X रुपीज मतलब प्राइस आर्टिकल GST लगने से पहले उसका रेट जो था वो X रुपीज था। अब फिर वही काम करेंगे। अब ये क्या लग रहा है, GST, तो याद रखिए GST कितनी है, 18%। फिर 18% किसका, X का, तो 18 बिल्कुल वही क्वेश्चन जो अभी 4th क्वेश्चन किया, इंटू X। GST था ना, इसको परसेंटेज में था, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 से कटेगा 2 9 जा 18 और 250 आ गया। तो यानी जो GST लगा वो कितना रुपीज लगा, रुपीज में बदल दिया, यहाँ कितना आया, 9x/50, 9x/50। ये हमारा GST लग गया बच्चे, इतना GST में टैक्स, इतना टैक्स लगा। जो X रुपए का सामान था उसमें जो है 9x/50 रुपीज जो है वो टैक्स लग गया। तो अब क्या लिखेंगे, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग GST कितना हो जाएगा। जब GST उसमें जुड़ गया तो उसका रेट अब क्या हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है, अभी इसी की बात चल रही है। X हमने लेके चल रहे हैं और इतना उस पर टैक्स लग गया, ठीक, GST लगा, तो हम क्या करेंगे, यानी वो उसका इंक्लूडिंग अब उसका प्राइस क्या हो जाएगा, X प्लस GST जोड़ दो, 9x/50 GST जुड़ेगा। इसको एलसीएम लेंगे, अपॉन 1 कर दिया, एलसीएम आ गया 50, यहाँ पे क्या आया 50x आ गया, प्लस यहाँ क्या आएगा 9x, पता है ना 1 से डिवाइड करा 50 टाइम्स, 50 की x में मल्टीप्लाई करी 50x, यहाँ 50 से 50 में डिवाइड करते हैं पहले 1 टाइम्स, 1 की 9 से मल्टीप्लाई की 9x आ गया। तो कितना आ गया ये, ₹59x/50, इतना उसका रेट हो गया उस आर्टिकल का, जबकि उसमें GST लग गया। यानी पहले जो रेट X था
अब उसका रेट हो जाएगा 59x/50। ये क्या चीज़ है? रेट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी। यानी ये जो रेट दे रखा है क्वेश्चन में, ये भी रेट हमें जो प्राइस दे रखा है ये भी इंक्लूडिंग जीएसटी है, और हमने जो निकालना है वो इंक्लूडिंग जीएसटी आया है। यानी दोनों जो वैल्यू दे रखी हैं, जो प्राइस दे रखे हैं, दोनों इंक्लूडिंग जीएसटी हैं, तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, ये भी जीएसटी के लेगा, ये भी जीएसटी लगा के हुआ है, तो हम लिखेंगे 59x/50 इज इक्वल टू 1239। ये समझ है ना? 2-3 क्वेश्चन में आ रहा है ये। इंक्लूडिंग जब होगा तो यहाँ दोनों को इक्वल रखा जाएगा। ये वाली वैल्यू जो हमारी निकली है और ये जो वैल्यू इसमें दे रखी है, अब इसको फिर वही काम करेंगे। क्या होगा? 59x, मैं इस 50 को जब इस साइड इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और जब x की वैल्यू निकालूंगा इसके साथ 59 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 50/59। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है कि ये जो है कितने से यहाँ पर ये डिवाइड होगा। अब डिवाइड देखिए कितने से होगा। हाँ देखें, अब इसको डिवाइड करना 59 है, ये किसमें आएगा? ये टेबल में देखना पड़ेगा 59, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। अगर हम इसको 59 यहाँ हम करते हैं, इसको 59 इस टेबल में आएगा 59। बच्चे यहाँ पर जो ना इसको अलग से डिवाइड ही करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसे ये टेबल में किसी के आए तो हम इसको रफली यहाँ करके कल यहीं करके रफली करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 59 डिवाइड 1239, इसको डिवाइड करके देखते हैं रफली काम है। तो क्या करेंगे? 59 से पहले 123 में करेंगे, तो कितने टाइम्स जाएगा ये? 2 टाइम्स। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 11, 5 59 बन जा 59, इस तरीके से। यानी ये पूरा का पूरा 21 टाइम्स जो है डिवाइड होगा, ये पूरा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा 21 टाइम्स। ठीक, काट दें इसको से, तो ये यहाँ पर नहीं है, इसको अलग से डिवाइड करके देख लेंगे तो ये 29 टाइम्स आएगा। अब देखें, ये पूरा हमने इसको 51 आएगा, इसको डिवाइड करा 21। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 रुपीज 1050 रुपीज। तो हम यहाँ से ये पूछा था, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो हम लास्ट में इसका आंसर में लिख देते हैं। इसने पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ हम लिखेंगे द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज, कितना है हमारा? 1050 रुपीज। तो बच्चे ये हमारा आंसर हो गया, और ये एक्सरसाइज 7.2 जो है ये हमारी समाप्त हो गई। अगर आप लोगों को समझ में आया है बच्चे, तो इसको जो है कमेंट्स जरूर करना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।